वालेकुम, मैं आपको करवा रही हूँ पीसीएचएस कॉलेज का सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी का प्रीलिम पेपर। उसके एमसीक्यूज़ करेंगे हम आज की वीडियो में। तो पहला सवाल है कि बडिंग इज़ कॉमन इन। पेज नंबर 108 पे जो है वो बडिंग के बारे में बताया हुआ है कि वो स्पॉन्जेस, हाइड्रा, कोरल सब में होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। उसके बाद है इन कोल्ड टेम्परेचर डैश इंक्रीजेज टू कंजर्व बॉडी हीट। कोल्ड टेम्परेचर के अंदर क्या चीज़ जो होती है वो बॉडी हीट को कंजर्व करती है, क्या चीज़ बढ़ जाती है, तो वो होती थी वेजो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, वेजो डायलेशन अगर हो जाएगी तो उसका मतलब है कि जो स्किन की सर्फेसेस होती हैं उसके ऊपर वेजो डायलेशन तब होती है जब हीट की कंडीशन होती है, टेम्परेचर जब जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है? ताकि जो स्किन की सर्फेसेस है वहाँ से जो ब्लड है उसको डायलेट करने का मतलब ये होता है कि वहाँ से हीट को लॉस्ट कराया जाए, हीट को कंजर्व नहीं कराया जाए। और जब इसी तरह से इसके अपोजिट जब हीट को कंजर्व कराना होता है तो हम जो है वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं स्किन की सर्फेसेस पे, ताकि वहाँ से हीट जो है वो वहाँ से स्केप ना करे, बॉडी के अंदर है और बॉडी के अंदर गर्माहट जो है बरकरार है। ठीक है, उसके बाद था कि द एलिमेंट नेसेसरी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, बहुत आसान था, सबको पता है कि वो कैल्शियम होता है। उसके बाद था शॉर्टेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़। तो जो शॉर्टेस्ट फेज होता है वो ओव्यूलेशन होता है और जो लॉन्गेस्ट फेज होता है वो कॉर्पस ल्यूटेम होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि ओव्यूलेशन जो होता है वो डे 13 से 15 के दरमियान कहीं पे भी हो सकता है, यानी कि डे 13 से 15 के दरमियान किसी भी जो है वो लम्हे या मतलब इन्हीं किसी डेज में किसी भी वक्त ओवम जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है ओवरी से, तो उसको ओव्यूलेशन का प्रोसेस कहते थे, जो कि इन 3 डेज़ के दरमियान होता था, इसलिए शॉर्टेस्ट था। आपको ये भी याद होना चाहिए कि कॉर्पस ल्यूटेम जो होता है वो लॉन्गेस्ट फेज़ होता है। क्यों? क्योंकि 15 के बाद से जो ओव्यूलेशन के बाद जो लास्ट फेज़ होता है, जो अगला फेज़ होता है वो कॉर्पस ल्यूटल फेज़ होता है और ये कंटिन्यू होता है 15 से लेकर 28 डेज़ तक, जो लास्ट का जो बिल्कुल फेज़ होता है, तो ये लॉन्गेस्ट होता है। उसके बाद था रेन वाटर पर्कुलेट्स इनटू द ग्राउंड इज़ कॉल्ड डैश वाटर। तो पेज नंबर 278 पे इसका आंसर लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल वाटर। बाकी जो ये दूसरी जो दो टर्म्स है कैपिलरी और हाइड्रोस्कोपिक, इसका भी वहाँ पे बताया हुआ है। बेसिकली जो वाटर पर्कुलेट है इसका मतलब ये हुआ, पर्कुलेट का मतलब होता है कि वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो अगर कोई ऐसी सर्फेस है जिसके अंदर पोर्स हैं या स्पेसेस प्रेजेंट हैं, तो जब वाटर उसमें से पास होता है या उसमें से जो पर्कुलेट होकर या फिल्टर होकर जो गुजर जाता है, उस प्रोसेस को या उस फिनोमेना को जो है वाटर की पर्कुलेशन कहते हैं। वाटर ने पर्कुलेट किया तो हो क्या रहा होता है, ग्राउंड के अंदर जो सॉइल के अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान इतनी ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन जो स्पेसेस होती हैं उसमें जो वाटर ट्रैप हो जाता है या उसमें से जो वाटर पास हो जाता है उसको ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता होगा, तो उसको ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। ठीक है, और कैपिलरी वाटर के बारे में लिखा होता है कि जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उसके अराउंड जो थिन फिल्म होती है वाटर की, उसको कैपिलरी वाटर कहते हैं। और हाइड्रोस्कोपिक वाटर ये था कि जो ड्राई सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं जब वो वाटर को एक तरह से एब्जॉर्ब करके होल्ड करके रखते हैं तो उसको हाइड्रोस्कोपिक वाटर कह रहे थे। ठीक है, पेज नंबर 278 पे आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद था माइलिन शीट इज़ फॉर्म्ड बाय। तो पेज नंबर 66 पे बताया हुआ है न्यूरोग्लिया का न्यूरोग्लाइल सेल्स जो होते हैं उनका फंक्शन बताया हुआ है कि वो माइलिन शीट को सेक्रीट करवाते हैं और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं बिटवीन नर्व्स ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स होती है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं और ब्लड ब्रेन बैरियर वगैरह बना रहे थे। ठीक है, उसके बाद था नी जॉइंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आपको याद होना चाहिए नी जॉइंट जो होती है एग्जाम्पल होती है हिंज जॉइंट की। हिंज जॉइंट की एग्जाम्पल में नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट आता है, लेकिन एल्बो जॉइंट के अंदर जो होती है एक और भी जॉइंट होता है जिसको पिवट जॉइंट कहते हैं। हिंज जॉइंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपके एल्बो के अंदर जो इस तरह की मूवमेंट होती है कि आपका ये हाथ है और आप इसको उठा के अपनी तरफ ले आएँ, या अगर आप हाथ में ग्लास को होल्ड कर रहे हैं उसको होल्ड करके इस तरह से उठा के या मूव करा के अपने आर्म्स को अगर अपने मुंह की तरफ लेके जा रहे हैं उस ग्लास को, तो ये जो मूवमेंट हो जाती है आर्म की इस तरह से हिंज की तरह, जैसे डोर के हिंजेस होते हैं और डोर को यूँ मूव कराते हैं, इसी तरह से जो आर्म की यूँ मूवमेंट होती है वो हिंज मूवमेंट होती है, वो जो कि हिंज जॉइंट की वजह से हो रही थी। नी के अंदर भी इसी तरह की मूवमेंट होती है, लेकिन आर्म के अंदर एक और जॉइंट होता है जो कि पिवट जॉइंट होता है, जिसकी वजह से अगर आपका हाथ यूँ है तो आप यूँ कर पा रहे होते हैं, यूँ भी उठा भी रहे होते हैं और इस तरह से ऊपर नीचे भी करवा रहे होते हैं। उसके बाद था द डेफिशिएंसी ऑफ डैश लीड्स टू गोइटर। ठीक है, गोइटर की कंडीशन बताई हुई है पेज नंबर 80 के ऊपर। ये वर्ड जो है वो हाईलाइट हुआ हुआ है, बोल्ड हुआ हुआ है, वहाँ पे बताया हुआ है कि ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, इस कंडीशन को जो है वो गोइटर कह रहे थे, ड्यू टू डेफिशिएंट इनटेक ऑफ आयोडीन इन योर डाइट। उसके बाद था यूरिया इज़ अबाउट 100,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक दैन। पेज नंबर 10 पे जहाँ यूरिया के बारे में बताया उसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है कि वो अमोनिया से 100,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक होता है, इसलिए जो आपकी बॉडी में अमोनिया बन रहा था उसको जो है वो फ़ौरन से कन्वर्ट करा देते ऑर्निथिन साइकिल के ज़रिए यूरिया के अंदर, फिर यूरिया को एक्सक्रीट करते थे ह्यूमन।
उसके बाद अगला सवाल था द एग ऑफ हैन इज लेड एट दिस स्टेज। तो आपको याद होना चाहिए कि ब्लास्टुला की हेडिंग में बताया हुआ है कि इस स्टेज में जो है हैन का एग जो होता है वो ले हो जाता है। पेज नंबर 131 पे गिवन होगा। बाकी जो अभी रिसेंटली मैन कॉलेज वाली जो वीडियो के MCQs का आया था उसमें भी ये बात डिस्कस हुई थी, या शायद डीजे वाले में डिस्कस हो गई थी। ये सवाल पहले भी आ चुका है। उसके बाद था टू कंस्ट्रक्ट RDNA दिस इज यूज एज वेक्टर। तो आपको याद होना चाहिए प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो वेक्टर के तौर पे यूज़ होते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में। उसके बाद था डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इज ग्रोथ कॉजेज। तो आपको याद होना चाहिए कि ड्वार्फिज्म जो होती है वो उसके अंदर उस कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन जो होता है कम हो जाता है। कब? जब बच्चा बहुत छोटा होता है, अर्ली डेवलपमेंटल या अर्ली जो उसकी ग्रोथ की स्टेजेस होती है, यानी कि चाइल्डहुड के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन की कमी होती थी उसकी वजह से ड्वार्फिज्म हो रहा था। सही है। और जाइजेंटिज्म में जो होता है ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है, कमी नहीं होती। इसके अलावा जो ये वाली कंडीशन है और क्रेटिनिज्म है, ये दोनों जो है वो थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हुई थी। एडल्ट में था और ये उनके अंदर था, चिल्ड्रेंस के अंदर था सॉरी, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल था एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़। तो फिशन, क्लोनिंग, पार्थिनोकार्पी, ये तीनों जो होती है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है एनिमल के अंदर। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। उसके बाद था 1 किलोग्राम ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। ऑप्शन ए में कह रहे हैं फॉर्म्स 79 किलो जूल ऑफ हीट या इट टेक 7 आवर्स ऑफ फ्यूजन। या ऑप्शन सी में बोथ है या फिर नन ऑफ दीज है। तो पेज नंबर 279 पे ये बातें बताई हुई हैं कि जो न्यूक्लियर फिजन होती है वो बनाती है तकरीबन 79 किलो जूल ऑफ हीट और तकरीबन 7 आवर्स लगते हैं न्यूक्लियर फिजन कराने में न्यूक्लियर फ्यूल की। तो ये दोनों बातें करेक्ट हैं, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, उसमें और भी एक दो इन्फॉर्मेशन बताई है जो हो सकता है MCQ में आ जाए, तो ये इसलिए दिया था। पेज नंबर 279 पे ये दिया हुआ है न्यूक्लियर एनर्जी की हेडिंग में। उसके बाद अगला सवाल था न्यूरिलेशन कंप्लीट्स इन डैश आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन। तो आपको याद होना चाहिए कि न्यूरिलेशन का जो प्रोसेस होता है पूरा वो 24 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन में कंप्लीट होता है। आपकी बुक में बताया हुआ है 18 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन में जो चीज़ बनती थी वो थी न्यूरल प्लेट, ठीक है। इस फ़र्क को आपने याद रखना है। यहाँ पे अगर 18 आवर्स ऑप्शन होता भी तो आप उसको चूज़ नहीं करते। अगर ये सिर्फ न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन का पूछते तो वो बनती है आफ्टर 18 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन, लेकिन जो पूरी न्यूरिलेशन हो जाती है वो 24 आवर्स के बाद होती है। यानी न्यूरल प्लेट यानी जब न्यूरिलेशन होती है, न्यूरल ट्यूब बनती है, तो पहले क्या होता है नोटोकॉर्ड के ऊपर जो है वो उसकी अपर सरफेस पे जो होती है पहले एक जो है वो प्लेट बनती है, ठीक है। प्लेट के अंदर जो होती है वो एक ग्रूव डेवलप होता है। उस ग्रूव की डेवलपमेंट के वो जो ग्रूव डेवलप होता है उसकी जो एजेस होती हैं, ठीक है। पहले प्लेट बनी, उसके बाद उसके अंदर एक गड्ढा बनना शुरू हो गया, फिर उस गड्ढे की जो एंड्स होती हैं वो उठ के आके एक दूसरे से मिलना शुरू हो जाती हैं, और जब वो इस तरह से पूरी कंप्लीटली मीट कर जाती हैं तो वो एक ट्यूब बना देते हैं जिसको न्यूरल ट्यूब कहते हैं। और ये पूरा प्रोसेस न्यूरिलेशन था। पहले प्लेट बनती है फिर न्यूरिलेशन होती है। उसके बाद था नॉन कोडिंग रीजन्स ऑफ DNA इज कॉल्ड, आसान था इंट्रॉन कहते हैं उसे। डैश इज नॉट इन्वॉल्व इन द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। कौन सा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता? तो आपको याद होना चाहिए ग्लूकागॉन होता है, ठीक है, जो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ाता है। इंसुलिन जो होता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम करता है, शायद उल्टा बोल रही हूँ मैं, हाँ सही है। और कॉर्टिसोल जो होता है इसका भी फंक्शन होता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में, इसकी हेडिंग में बताया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। और मेलाटोनिन जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता, सॉरी मैंने गलत लगा दी, यहाँ पे आंसर होगा ये वाला। ये मैं आपको वैसे बता रही थी कि ये इन्वॉल्व होते हैं, इन्होंने नॉट पूछा तो आंसर मेलाटोनिन होगा। मिस्टेक हमने करेक्ट कर लिया अपनी। उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स इन डैश ऑफ दी नेफ्रॉन। तो आपको याद होना चाहिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती थी ग्लोमेरुलस के अंदर, ठीक है। डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब के अंदर जो होता है वो काउंटर करंट एक्सचेंज हो रहा होता है, कलेक्टिंग डक्ट से जो होती है रीअब्जॉर्प्शन वगैरह हो रही होती है। उसके बाद था जेनेटिक मोनोटनी इज़ अवॉइडेड बाय। जेनेटिक मोनोटनी, जिस वर्ड मोनोटनी होता है इसका मतलब होता है लैक ऑफ वेरिएशन, यानी जीन्स के अंदर जेनेटिक कंटेंट के अंदर जो वेरिएशन नहीं आती वो किससे नहीं आ रही होती? जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी बर्डिंग, पार्थेनोजेनेसिस, रीजनरेशन, ये तीनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो होती है वो अवॉइड होती है जेनेटिक मोनोटनी। उसके बाद सवाल है रेडियस एंड अल्ना आर दी बोन्स ऑफ। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 4 लिम्ब की बोन्स हैं, ठीक है। पेक्टोरल गडल जो होती है, जो शोल्डर की बोन्स होती हैं जिसके अंदर शोल्डर ब्लेड आ जाता है, अपना जो क्लेविकल होता है, और जो स्कैपुला होती है वो 2 बोन्स होती है जो कि पेक्टोरल गडल के अंदर होती हैं। पेल्विक गडल जो होती है वो हिप बोन होती है, और हाइंड लिम्ब के अंदर तो पैर वाला हिस्सा आ जाता है। तो रेडियस और अल्ना जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, आपके हाथ में होता है। उसके बाद है कि आपके आर्म्स में होता है। उसके बाद है द एंजाइम यूज टू सील DNA। इस आसान था लाइगेज सील करता है, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं। डैश इज कॉल्ड एमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सारे हार्मोन ये सारे एड्रिनल हार्मोन्स है, एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स है। ये 3 एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, एंड्रोजेंस, ये जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन है। सिर्फ एक एपिनेफ्रिन जो है वो मेडुलरी एड्रिनल मेड्यूला का हार्मोन है, और यही कहलाता है एमरजेंसी हार्मोन, जिसका दूसरा नाम होता है एड्रेनलिन, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है एड्रेनलिन, और यही कहलाता है एमरजेंसी हार्मोन।
और बाकी इसका जो है वो इन सबका आपको फंक्शन पता होना चाहिए कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के अंदर होता है, एंड्रोजन्स जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं और वो मेल और फीमेल दोनों के अंदर रिलीज़ होते हैं, और ये जो हार्मोन रिलीज़ कराते हैं उसको टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। यानी कि एंड्रोजन्स जो होते हैं वो आगे भी एमसीक्यूज आएंगे उसमें बताऊँगी आपको कि एंड्रोजन्स जो होते हैं वो गोनेट से भी रिलीज़ होते हैं और एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी रिलीज़ होते हैं। ठीक है, और एल्डोस्टेरोन का याद होना चाहिए कि ये सोडियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है किडनी के ट्यूब्यूल्स से। ठीक है, यहाँ पे आके होता है पीसीएचएस का पेपर कंप्लीट। आई होप यहाँ पे जो है वो किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। थैंक यू।